नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल का आज जो ये सेशन है वो कहीं ना कहीं उसकी एक शाखा खगोलिकी से संबंधित है। आज जो हमारे प्यारे बच्चे होंगे, जो हमारी ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं, उनको भी यह सेशन देखना चाहिए, या कि एक्चुअली उन्हीं के लिए ही है। और साथ में यह फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब के विद्यार्थी हैं उनको भी यह सेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। चंद्रयान 3 के बारे में ये पूरा लेक्चर रहेगा। न केवल चंद्रयान 3 के बारे में, बल्कि हम इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, उसमें सब कुछ लिख दिया था मैंने ऑलरेडी। तो क्या होगा आज की क्लास में, हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पूरा विवरण हम चंद्रयान 3 का लेंगे कि वो क्या है, उसकी क्या जानकारियां हो सकती हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देन दूसरी बात कौन सी होगी? दूसरी बात, जो दूसरे कुछ मिशन हमने भेज रखे हैं जैसे कि चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको भी देखेंगे। साथ में कुछ अंतरराष्ट्रीय जो मिशन गए हैं, कुछ दूसरे देशों ने भेज रखे हैं, उनकी भी जानकारी लेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो बातें होंगी उनकी भी, और जो सबसे पहले गए हैं उनकी भी लेंगे। देन अपन देखेंगे चंद्रमा की जानकारी। चंद्रमा की जानकारी में कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूरी पर है, कितने दिनों में चक्कर लगाता है ना, कौन कौन से जो भी तथ्यात्मक बातें हो सकती हैं, आप ऐसा समझिए जो तथ्यात्मक बातें हो सकती हैं वो सब कुछ अपन देखेंगे चंद्रमा के बारे में, है ना। और उसके साथ साथ उत्पत्ति का एक वीडियो में लॉन्च कर चुका हूं, मतलब अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त में अपन उसको देखने का प्रयास करेंगे कि एक पूरा एक लेक्चर आपके जो काम का साबित हो जाए, सब कुछ इसी में रहे। देन अपन देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हर दूसरे तीसरे महीने में चर्चा में रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहली बात जो रहेगी वो किसकी रहेगी? हम चंद्रयान 3 की करेंगे। ये जो सीक्वेंस है, क्रमबद्धता है, इसको हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले तो आप जो वर्तमान में मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है चंद्रयान 3, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो पहले आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न देख लीजिए कि क्या बन सकता है। यदि आप यूपीएससी के हैं तो वहां के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आप एमपीपीएससी के हैं तो कम परसेंटेज है आने की संभावना के लिए, लेकिन फिर भी आप एक नजर देख लेना और कुछ इससे आपकी समझ विकसित होगी कि मेंस के कैसे प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एमपीपीएससी के लिए? एमपीपीएससी जो है आपका, वो कहीं ना कहीं खगोलिकी को छोड़कर एग्जाम लेता है। खगोलिकी आपके मेंस में है ही नहीं, है ना। कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं उनने विशेष रूप से, उन्हीं से प्रश्न आ रहे हैं कुछ पिछले 2 वर्षों से। इसके पहले का भी इतिहास यदि एमपीपीएससी का आप देखेंगे 2020 से जब सिलेबस चेंज हुआ उसके पहले का, तो उस टाइम पर भी कोई खगोलिकी से रिलेटेड यानी कि खगोल विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया करते थे। इक्का दुक्का प्रश्न आए हैं कुछ, है ना, तो वो अपवाद स्वरूप आप ले सकते हैं तो ये क्या प्रश्न है आपका मेंस के लिए? क्या प्रश्न बन सकता है कि अपने पूर्ववर्ती चंद्रयान 2, मतलब इसके पहले जो चंद्रयान 2 गया था, तो अपने पूर्ववर्ती चंद्रयान 2 की तुलना में भारत के चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख उद्देश्यों और सुधारों पर चर्चा कीजिए। तो चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य है और उस पर क्या सुधार किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। देन चंद्र सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पैरों, मतलब जो उसके लेग्स हैं वो मजबूत किए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो उपकरण हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट की गई है और कुछ सॉफ्टवेयर में भी अपडेशन की गई है। तो वो अपग्रेड के महत्व की जांच कीजिए कि मतलब जो हमने किया है काम, है ना, सुधार जो किए हैं एक्चुअली, और वो सुधार कौन से हैं कि पैर मजबूत किए हैं, अतिरिक्त उपकरण लगाए हैं और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है, तो उसका क्या महत्व है, कैसे वो हमारे लिए सही साबित होगा, इसके महत्व की बात करनी है। तो एक ये तरह से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, भारत के चंद्र मिशनों जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का विश्लेषण करते हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास और चंद्र अन्वेषण में इसके योगदान की व्याख्या कीजिए। तो ये कुछ मेंस के प्रश्न बन सकते हैं। ये तो पूरा चंद्रयान 3 पर बेस्ड है। ये थोड़ा सा आपका अलग है, चंद्रयान 1 भी बात करनी, इसमें चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 3 की बात करनी है। साथ में जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम रहा, जो स्पेस प्रोग्राम था, उसका कैसे विकास हुआ, कब से शुरू हुआ, कौन उसके अग्रगामी थे उन सब व्यक्तियों और उन टेक्नोलॉजीज की बात करते हुए हमको चर्चा करनी है चंद्रमा के अन्वेषण में उनके योगदान की, राइट। तो ये कुछ ऐसा प्रश्न मेंस का बन सकता है। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं, कुछ तथ्यात्मक जानकारी कि क्या आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना, और एक परिचय के रूप में, एक इंट्रो के रूप में क्या बातें आपको बतानी होती है वह देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है इसको किसने लॉन्च किया है? तो सबसे पहले एक संगठन का नाम आप याद रखिए, वह संगठन है आपका कौन सा? इसरो।
है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदी वाले याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है। तो इसने लॉन्च किया ये मिशन। दूसरी बात, कब लॉन्च किया, तो ये पृथ्वी से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर विद्यार्थी एमपीपीएससी के हैं तो वो डेट्स पूछता है आपका एमपीपीएससी, तो ये डेट्स को जरूर याद रखना है आपको। 14 जुलाई 2023 को यहां से पृथ्वी से इसको लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से, किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया, तो LVM-3। कौन सा, LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये आपका लॉन्चर था या कि लॉन्च व्हीकल था, आप ऐसा कह दीजिए, है ना, LVM-3 M4 पूरा उसका नाम था। ठीक, तो इस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, अपने चंद्रयान मिशन के लिए लॉन्च किया गया, राइट। तो ये दो बातें हमने जानी, इसरो का मिशन है, दूसरा LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया पृथ्वी से। किस जगह से लॉन्च किया गया, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, एक जगह है, एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, है ना, वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया ये मिशन। ज्यादातर जो हमारे लॉन्च होते हैं, जो हैवी लॉन्च होते हैं, वो यहीं से किए जाते हैं, है ना। हालांकि लॉन्च साइट्स और भी हैं, जैसे कि एक उड़ीसा में है, एक केरल में है, लेकिन उनका उपयोग हमने नहीं किया है अब तक, और एक नई भी बन रही है जो हल्के सैटेलाइट्स को भेजने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, LVM-3 से लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। उस केंद्र का नाम क्या है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC, है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ऐसा आप कहिए। अब ये क्या है, तो चंद्रयान-3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती या उत्तराधिकारी है। मतलब जो चंद्रयान-2 हमने भेजा था, आंशिक रूप से असफल रहा वो, तो उसका ही क्या है, उत्तराधिकारी है। उसको पूरा करने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना है। तो उद्देश्य प्रश्न में एक पूछा गया था पीछे मेंस के, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है इस मिशन को लॉन्च करने का। तो जो हमारा चंद्रयान-2 आंशिक रूप से असफल हुआ था, उसको पूरा करना है ना। उसमें भी उद्देश्य के रूप में कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहें, तो पहली बात, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम लैंडर उतारने में सक्षम है तथा रोवर चलाने में सक्षम है, राइट। तो ये जो हमारा उद्देश्य है वास्तव में चंद्रयान-3 का है। ठीक, मतलब चंद्रयान-2 का ही उद्देश्य है, यही उद्देश्य आपके चंद्रयान-3 का भी है। तो चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मतलब उसी का एक अगला भाग है, ऐसा कह दीजिए। विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की आवश्यकता हुई, जो 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित, जापान के साथ एक हमने साझेदारी की है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, है ना। इससे संबंधित हमने क्या किया है, जापान के साथ साझेदारी की है कि हमको चंद्रमा के जो ध्रुव है वहां पर कुछ क्या करना है, अन्वेषण करना है 2024 तक। तो जापान और भारत ऐसा मिलकर कर रहे हैं। तो इस मिशन से भी आप चंद्रयान-3 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि ध्रुवों पर, हमने ध्रुव पर ही क्यों उतारा अपने चंद्रयान को, तो ये हमारा समझौता है एक जापान के साथ, इस कारण से हम ध्रुव पर उतार रहे हैं। ध्रुव पर कहां पर उतर रहा है हमारा, तो मान लीजिए ये पोल है, ज्यादातर जो चंद्रमा है, ज्यादातर जो मिशन गए हैं वो उसके इक्वेटर पर गए हैं, विषुवत रेखा वाले इलाके पर, मतलब बीच में गए हुए हैं, है ना, इस इलाके में आसपास कहीं ऐसे इन जगहों पर। लेकिन हमारा जो मिशन जा रहा है ये आपका कहां पर जा रहा है, जैसे आपकी पृथ्वी आप जानते हैं ना 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होते हैं, तो वैसे ही आप समझ लीजिए 70 डिग्री के आसपास जो दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, बिल्कुल ध्रुव पर नहीं उतर रहे हैं, 70 डिग्री अक्षांश जो इलाका हो सकता है चंद्रमा का, ऐसा समझिए, वहां पर कोई काल्पनिक रेखाएं तो ऐसी है नहीं, तो पृथ्वी पर है, उससे आप अंदाजा लगाकर उसको समझिए कि 70 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा हमारे पृथ्वी पर जहां पर होगी, उस इलाके पर हम उतार रहे हैं उसको, है ना, जहां पर आपकी आर्कटिक या अंटार्कटिक रेखाएं हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो जो हमारी अंटार्कटिक रेखा है उसी के आसपास हम उतार रहे हैं चंद्रमा पर, ऐसा कहिए। ठीक, तो ये आपका चंद्रमा के ध्रुवों के अन्वेषण के लिए जो समझौता हुआ हमारा जापान से, उससे संबंधित भी एक मिशन हमारा चंद्रयान-3 था। सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता के बाद हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है ना, हम सुरक्षित उतर चुके हैं, हमारा लैंडर सुरक्षित है, रोवर सुरक्षित है। उसके बाद हम अमेरिका, रूस और चीन, अमेरिका उतर चुका है, ऐसा काम कर चुका है, वो तो मानव भी भेज चुका है, रूस वो भी लैंडर उतार चुका है अपना, और चीन, इनके बाद हम चौथे देश हैं। तो चंद्रमा पर लैंडर उतारने वाला जो देश है चौथा, वो भारत है, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ दक्षिणी ध्रुव पर जो हमने उतारा है, ऐसा करने वाला पहला देश है। ये तथ्य हैं कुछ जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि चौथा देश किस क्रम का है, कि हमने लैंडर उतारा, उस क्रम में हम चौथे स्थान पर है, राइट। लेकिन
हमने जो साउथ पोल पर उतारा है इसको, उसके मामले में हम पहले स्थान पर है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक, क्योंकि वो अंधेरा वाला भाग है, वहां कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, कैसी स्थितियां हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, वहां के क्रेटर्स ऐसे हैं कि जहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो काफी खतरा है, क्या हो सकता है, कहां पर रोवर खराब हो जाए, कहां लैंडर खराब हो जाए, है ना, और क्या चीज मिल जाए वहां पर। तो हम एक्चुअली उसी का अन्वेषण करने के लिए गए हैं कि क्या पता वहां जल की उपलब्धता हो, है ना, बर्फ वगैरह हो, कुछ और मिल जाए हमको, जो चीज हमको दिख नहीं रही है, जो ऑर्बिटर्स हैं वो नहीं देख पा रहे हैं अंधेरे के कारण, है ना, वो सूर्य का प्रकाश ही उनके अंदर नहीं जा पाता, उन क्रेटर्स के अंदर। तो ये हम अन्वेषण करना चाह रहे हैं एक्चुअली, इसलिए हमने उसको साउथ पोल पर उतारा हुआ है। चलिए, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हम चौथे हैं और साउथ पोल पर उतरने वाले पहले हैं। अमेरिका और रूस जो देश है ये कई बार असफल हुए थे, है ना, अपना जो मिशन लॉन्च कर रहे थे ये लोग, उसके बाद कहीं इनको सफलता मिली, और अमेरिका तो सबसे सफल है इसमें। 6 बार उसने आदमियों को उतारा, 12 लोगों को इसने चंद्रमा पर चलवाया है ना, रेंगना जिसको कहते हैं। 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला चीन ऐसा पहला देश है। तो अमेरिका और रूस तो कई बार असफल हुए, चीन ही था जो पहली ही बार में क्या हुआ, सफल हुआ, एक बार में मिशन भेजा और वो सफल रहा, ऐसा आप कह दीजिए, ठीक। तो ये एक सामान्य जानकारी हो सकती है, इंट्रो में इसके कुछ पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं कोई भी आंसर लिखना हो तो। अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा जो करंट में चल रहा है मुद्दा। ये ऐसा आपका लैंडर है जिसमें कई सारे पेलोड्स हैं। पेलोड्स का क्या मतलब होता है, जो अपने साथ कुछ उपकरण या के भार जो ले गए होते हैं आपके सैटेलाइट्स या कि जो भी उपकरण आपने भेजे हैं, जो सैटेलाइट्स आपने भेजी है वो क्या कहलाते हैं, पेलोड्स कहलाते हैं। मतलब मैं कोई सैटेलाइट्स भारत से भेजूं और उसके साथ कुछ उपकरण भेजूंगा साथ में, है ना, कि कुछ सुदूर संवेदन के लिए होंगे, जिस भी उद्देश्य के साथ हम भेजेंगे उससे संबंधित उस पर उपकरण लगाए जाएंगे, तो वही पेलोड्स कहलाते हैं ना। जैसे चंद्रयान 1 में 11 पेलोड्स भेजे गए थे, उसमें अलग अलग कंट्रीज ने अपना योगदान दिया था पेलोड्स को बनाने में। तो पेलोड्स क्या है, एक प्रकार से भार है, कुछ उपकरण है जो विशेष काम करेंगे, ऐसा कह दीजिए आप, ठीक। तो इनकी चर्चा करेंगे सबकी हम। चंद्रयान 3 जो है स्पेस क्राफ्ट अपन पूरे को कहते हैं, जो चीज हमने यहां से भेज दी है उस पूरे ही चीज को स्पेस क्राफ्ट कह देते हैं, ठीक है। तो उस स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से हैं, तो वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से पेलोड्स हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो हमारा जो चंद्रयान 3 है उसमें एक प्रपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है, एक लैंडर है ना, और आपका एक रोवर है। तो इन तीनों को ही हम देख लेते हैं भाई कि अच्छा इनके अंदर भी पेलोड्स हैं, ये भी कुछ काम करेंगे, तो इनके अंदर भी कुछ उपकरण लगाए गए हैं, तो उनकी भी चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है, उसके अलावा हम देखेंगे लैंडर में क्या है, और उसके अलावा हम देखेंगे रोवर क्या है, और रोवर के साथ साथ इनके साथ जो पेलोड है उनको भी हम देखेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं इस चीज को। पहला है आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल, या प्रोपल्सन भी आप पढ़ सकते हैं, प्रोपल्सन आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है प्रोपल्सन मॉड्यूल, देखो आप क्या है, पिछला जो चंद्रयान 2 मिशन था, चंद्रयान 2 मिशन में हमारा एक ऑर्बिटर गया हुआ था। क्या गया था, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या है, जो ऑर्बिट करेगा। ऑर्बिटर क्या है, जो चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, यहां से हमने भेजा। तो एक ऑर्बिट करने के लिए जो चंद्रमा की जानकारियां हैं वो देने के लिए हमने एक ऑर्बिटर भेज दिया, वो एक उपकरण सैटेलाइट है ऐसा कह दीजिए। पर अब ये हमने इस बार ऑर्बिटर क्यों नहीं भेजा, प्रोपल्सन मॉड्यूल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यह आपका चंद्रमा की जानकारी नहीं लेगा। जो हमारा ऑर्बिटर था वो किसकी जानकारी एकत्र करता था, चंद्रमा की। चंद्रमा को ऑर्बिट करके चंद्रमा की जानकारी हमको देता है, इसलिए उसको हम ऑर्बिटर कहते हैं। लेकिन ये किसकी, ये जानकारी हमको, ये सिर्फ हमारे लैंडर को चांद तक ले जाएगा, बाकी चंद्रमा का कोई विश्लेषण नहीं करने वाला है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है क्या करेगा अभी बताऊंगा। तो आप ये समझ पा रहे हो ऑर्बिटर क्या है, जो चांद को ऑर्बिट करेगा और चांद की जानकारी देगा, ठीक। जब हमारा लैंडर लैंड हुआ तो लैंडर किससे कनेक्ट हुआ, आपके ऑर्बिटर से कनेक्ट हुआ है। किससे कनेक्ट हुआ, ऑर्बिटर से। जब लैंडर से रोवर उतरेगा तो रोवर लैंडर को जानकारी देगा और लैंडर आपके ऑर्बिटर को जानकारी देगा, और ऑर्बिटर से इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ तक आने वाली है। तो ये कुछ काम है, इन सब का ध्यान रखिएगा। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम का है, 3 से 6 महीने तक ये काम करेगा। 3 महीने तक ही था, 6 महीने तक भी कर सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि इसका फ्यूल काफी बच गया है। जो फ्यूल यूज होना चाहिए था वो इतना नहीं यूज हुआ हमारा, तो काफी कुछ फ्यूल इसका बचा हुआ है, तो वो 6 महीने तक चल सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 153 गुणे 163 गुणे की चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा, है ना, ले जाने का काम करेगा, या कर दिया है अब तो, है ना।
तो ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है सिंपल सी भाषा में हमारे लैंडर को ले जाने का काम करेगा। और कहां तक ले जाएगा, देखो अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं हमारा जो भी मतलब सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें जो भी चीजें परिक्रमा कर रही है एक दूसरे की, उनकी कक्षा गोलाकार नहीं होती है। जो हम कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं कुछ को हम गोलाकार करवा देते हैं किसी कंडीशन में, लेकिन सामान्यतः ये कैसे चक्कर लगाते हैं, अंडाकार इलिप्टिकल क्लास में चक्कर लगाते हैं। ठीक, केपलर के नियम आपने ग्रहों के पढ़े होंगे तो उसमें एक नियम यही है। तो 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की ये जो कक्षा है इस तक ले जाएगा हमारे लैंडर को, ये काम है इसका। और यहां से वो अलग हो जाएगा, लैंडर जो है, लैंडर मॉड्यूल जो है वो अलग हो जाएगा प्रोपल्सन मॉड्यूल से। प्रोपल्सन मॉड्यूल अपना काम करने लगे और लैंडर कनेक्ट हो जाएगा आपके ऑर्बिटर से, राइट। तो ये कहानी हुई आपके प्रोपल्सन मॉड्यूल की। इसमें क्या पेलोड लगा हुआ है, क्या ले गया है, क्या काम करेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक उपकरण भेजा गया है, इसके साथ एक पेलोड लगाया गया है जो चंद्रमा की सतह का विश्लेषण नहीं करेगा, उसके लिए तो हमारे पास ऑर्बिटर है। वो क्या करेगा, अर्थ की जानकारी, अर्थ के लक्षण बताएगा। कौन से लक्षण बताएगा, जीवन के लक्षण बताएगा। देखो समझो क्या है इसकी पृष्ठभूमि। तो हम लोग बहुत सारे और दूसरे मिशन, नासा विशेष तौर पर एक्सोप्लैनेट्स की खोज में लगा हुआ है। हर महीने या हर दूसरे तीसरे महीने आप सुनते रहते हो कि ये एक्सोप्लैनेट मिला, उटपटांग से उनके नाम रखते हैं ये लोग। तो वो एक्सोप्लैनेट्स में अब वो हैं तो हमसे बहुत दूर, कोई 100, कोई 200, कोई 400, इतने प्रकाश वर्ष दूर होते हैं हमसे। तो हमको कैसे पता चलता है कि वहां लाइफ है कि नहीं है, इतना जूम हम नहीं कर पाते कि वहां की लाइफ को हम पता कर पाए। ठीक, वो तो हमको दिख जाता है, उसकी हरकतें, उसके आसपास के पिंडों की हरकतें, उससे पता चलता है कि कोई ये प्लेनेट है, इस सन के या स्टार के अराउंड घूम रहा है, राइट। तो क्या होता है, वहां पर जीवन है कि नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होगी। वही तो हम खोज कर रहे हैं एक्चुअली। एक्सोप्लैनेट्स क्या है, जो सौर मंडल के बाहर कुछ प्लैनेट्स मिल जाएं। जैसे हमारे सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं, वैसे ही किसी दूसरे स्टार, किसी दूसरे जो तारे हैं उसके आसपास भी कई पिंड लगाते रहते हैं। हमारे यहाँ पर तो 8 हैं, है ना, पहले 9 थे। और दूसरे जो प्लेनेट सन है या के स्टार्स हैं उनके आसपास किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के तो एक ही चक्कर लगा रहा है। तो उनमें लाइफ है कि नहीं है इसका हमको पता नहीं चल पाता यहाँ से। तो कुछ खास लक्षण होंगे जहां पर जीवन पाया जाता होगा। तो ये जो मॉड्यूल है आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल, चंद्रमा से हमारे अर्थ के लक्षणों को जानने का प्रयास करेगा कि यहाँ लाइफ है तो यहाँ पर क्या खास बात दूर से हमको समझ में आ रही है ना, जिससे हमको पता चल जाए कि दूसरे, यदि हम पता कर लेंगे कि इसकी पृथ्वी की ये खास खास बातें हैं, दूर से हमको इस तरह से पता चल रहा है लाइफ है यहाँ पर, तो किसी दूसरे ग्रह पर उसी प्रणाली को यूज करके हम पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ लाइफ है कि नहीं है। तो ये सिंपल से इसका काम है। इसके लिए इसको एक पेलोड दिया गया जिसका नाम है सेप, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। ये फुल फॉर्म आपको रट्टा मानना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है। एक बार और सुना देता हूं, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। क्या काम करेगा मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया, दूसरा है हमारा लैंडर। लैंडर मॉड्यूल क्या है, तो लैंडर का नाम क्या है, सबसे पहले तो विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है, विक्रम लैंडर, यह ध्यान रखिएगा। वजन कितना है, 1726 किलोमीटर, और मिशन इसका कितना है, तो 14 अर्थ डेज, मतलब जो अर्थ है हमारी, मतलब चंद्रमा पर देखो 14 दिन रात होती है, 14 दिन होता है, 14 दिन रात और 14 दिन। तो ये जब दिन है, हमारा लॉन्च ही क्यों किया गया, 23 अगस्त को ही हमने क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि वहां पर 23 अगस्त को दिन होने वाला था, ऐसा कह दीजिए चंद्रमा पर, राइट। तो प्रकाश में हम उतारने वाले थे, इसलिए हमने 23 अगस्त की तिथि को चुना है। तो अब 23 अगस्त से 14 दिन तक क्या होगा आपका, वहां पर दिन रहेगा, ऐसा आप कह दीजिए। उस इलाके में प्रकाश सूर्य का प्राप्त होता रहेगा। तो सूर्य का जो प्रकाश प्राप्त होगा तो वही 14 दिन है हमारे पास, जो हम जानकारी उससे चांद की निकाल लें, है ना। तो लैंडर है, रोवर है हमारे पास, इन दोनों के द्वारा हमको ये 14 दिन मतलब मिलेंगे, इन दोनों के द्वारा हमको जानकारियां प्राप्त करनी है। तो अब इसरो बिल्कुल डटा हुआ है कि 14 दिन के अंदर हम क्या क्या जानकारियां इससे निकाल सकते हैं, उस इलाके की, साउथ पोल की, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, 14 अर्थ डेज इसकी लाइफ है। इसके बाद देखो काम करता रहेगा, है ना। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया है, तो इसके साथ तो एक रोवर है, और काम क्या करेगा अभी यही है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है, और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, और उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये लैंड होगा या लैंड हो गया है, अब लैंड हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा हो 6:02 में जो हमारा निर्धारित टाइम था उसके पहले ही लैंड हो चुका है, ठीक। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है तो लैंड हो चुका है प्रॉपर। इसके अंदर रोवर है और इसके अंदर कुछ क्या है, पेलोड्स हैं। तो वो पेलोड्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। बस ये नॉर्मल लैंडर के लिए आप इतना ही याद रखिए कि विक्रम इसका नाम है, विक्रम साराभाई के नाम पर, तो 14 दिन तक काम ये करेगा, पृथ्वी के 14 दिन, ठीक।
इसमें जो पेलोड्स हैं, एक का नाम है रंभा एलपी, है ना, रंभा एलपी। तो ये क्या है भाई, तो ये क्या काम करेगा रंभा एलपी, प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलावों का पता लगाएगा। देखो पृथ्वी जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर एक विशेषता है कि वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं, जैसे आपके पृथ्वी के ऊपर क्या है, एक वायुमंडल है और ये वायुमंडल बहुत सारी गैसेस हैं और वो गैसेस ओजोन गैस जैसे हैं। तो सूर्य से जो आने वाली कई सारी विकिरण है खतरनाक, उनको रोक लेता है, रेडिएशंस को रोक देता है और हमारे पास तक उतनी खतरनाक रेडिएशंस नहीं आ पाती। चंद्रमा के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो सूर्य से जो आने वाले विकिरण है, सूर्य की जो ज्वालाएं हैं, है ना, सौर पवनें हैं, वो सबको झेल रहा है चंद्रमा। उसकी मिट्टी क्या हो चुकी है, जल चुकी है। ये वायुमंडल हमारे पास ना होता ना तो हम भी नहीं पड़ चुके होते। ये वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो चंद्रमा की मिट्टी क्या है, जल चुकी है। जैसे गन चलाते ना अपन, गन का जो पाउडर होता है, उसके बारूद जो होता है, उसके जैसी गंध चलने के बाद, है ना, गन को आप फायर कर दो और उसके बाद आप उसको सूंघो तो जैसी गंध आती है, तो वैसी चंद्रमा की मिट्टी से गंध आती है, राइट। तो उसके विश्लेषण के लिए क्या है, ये रंभा एलपी को मतलब इसमें लगाया गया है, तो ये विश्लेषण करेगा। इसके लिए आपको प्लाज्मा का विश्लेषण करना पड़ता है, तो प्लाज्मा का अध्ययन किया जाएगा आपके किससे, रंभा एलपी से, ठीक। देन है एक CHASTE, है ना, CHASTE। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या काम करने वाला है, तो चंद्रमा का जो ध्रुव है, ध्रुव की सतह पर जो तापमान है उसका अध्ययन करेगा। तो तापमान जो है चंद्रमा का, आप ऐसा समझ लीजिए, जब वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका तापमान काफी अधिक रहता है ना। नॉर्मल भी कंडीशन में, जैसे आपके पृथ्वी पर कितना अधिकतम है ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है पृथ्वी में, कुछ इलाकों में खासतौर पर। नॉर्मल तो आप 40, यदि आप उष्ण कटिबंध में है तो 40-45 डिग्री तक रहते हैं। भारत की बात कर ले तो 40-45 झेलते रहते हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो कितना पहुंच जाता है, माइनस में तो -200 डिग्री सेल्सियस के पास भी पहुंच जाता है। और जो दिन का तापमान रहता है वहां का, वो तापमान आपके 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इतना अधिक तापमान है वहां पर, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल होता तो ये तापमान क्या है, कम होता। तो ये वायुमंडल ना होने के कारण जो अधिक तापमान है और कहीं कहीं कम तापमान है ना, कुछ इलाकों पर सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच रही, तो वहां का तापमान कैसा है, -100 से 200 डिग्री सेल्सियस है। तो उनका ही सबका अध्ययन करने के लिए एक और इसमें उपकरण लगाया गया है, जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। और एक और इसके साथ साथ लैंडर के ये हैं पेलोड्स, ध्यान रखना, ILSA। ILSA क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी। आप समझ गए होंगे, सेस्मिक शब्द आ गया तो समझ गए होंगे कि ये किसके लिए, जो लूनर मतलब चंद्रमा पर जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि भूकंपीय घटनाएं होती हैं, भूकंप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उन सब की जानकारी के लिए ILSA को लगाया गया है। किसको लगाया गया है, ILSA, जिसका फुल फॉर्म आप बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये चंद्रमा पर भूकंप की मून क्वेक कह दीजिए इसको, है ना। जैसे हम पृथ्वी पर क्या कहते हैं भूकंपों को, अर्थ क्वेक, तो वहां पर क्या आएगा, मून क्वेक। तो मून क्वेक की जानकारी देगा हमारा ILSA। लैंडर के 3 पेलोड्स थे। एक हमारा स्टेप पेलोड था जो कि प्रपल्सन मॉड्यूल का था, और वो क्या कर रहा था, पृथ्वी पर जो जीवन के लक्षण है उसकी जानकारी लेगा। दूसरा हमारा विक्रम लैंडर है, और लैंडर के 3 आपके पेलोड्स हैं। एक का नाम है आपका रंभा LP, दूसरा का CHASTE और तीसरे का ILSA, है ना। एक कर रहा है प्लाज्मा की जानकारी का अध्ययन, यानी प्लाज्मा का अध्ययन करेगा, दूसरा आपके तापमान का अध्ययन करेगा, और तीसरा आपके भूकंप का अध्ययन करेगा। तो ये पेलोड्स हैं। देन तीसरे पर चलते हैं, रोवर। तीसरा हिस्सा क्या है हमारा, रोवर है। जो हमारा पूरा एक स्पेस क्राफ्ट था उसमें क्या है, रोवर है। ये किसके अंदर होगा आपको पता है, लैंडर के अंदर है। अभी निकल चुका है, बाहर निकल चुका है, अध्ययन कर रहा है। आपके अशोक स्तंभ की जो पट्टियां हैं, मतलब देखो वहां हवा अभी नहीं है, ठीक, वायुमंडल तो है ही नहीं, तो जो चिन्ह बना देगा वो चिन्ह लगभग हमेशा के लिए छपे रहेंगे। तो उस पर अशोक स्तंभ और जो कुछ चिन्ह है विशेष तौर पर उनको लगाया गया है उसके पहियों पर, तो वो ऐसे मतलब चिन्ह बनाते हुए चलेगा। तो प्रज्ञान रोवर जो है उसका वजन खाली 26 किलो है। 26 किलो कितना वजन होता है, तो एक सिलेंडर जो आप उठा लें, भरा हुआ सिलेंडर, 14 किलो उसमें गैस रहती है, और लगभग उतना ही भार उसका क्या रहता है, खाली सिलेंडर का रहता है। तो आप एक सिलेंडर जितना उठाते हैं उतना आपका क्या है, उसका भार है एक रोवर का, जो आपको कितने छोटे साइज का है, ठीक। तो ये रोवर है। मिशन लाइफ इसकी वही 14 अर्थ डेज है, मतलब पृथ्वी के दिनों की बात करें यदि हम, तो 14 जो पृथ्वी में दिन होंगे उतना उसकी है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा, ये तो सबको पता है, कोई बात ही नहीं है इसमें। करने क्या वाला है, तो सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। तो रोवर क्या है आपका, रोवर 6 पहियों वाली एक गाड़ी है, और जो क्या करेगी, आपके कम्युनिकेट करेगी आपके लैंडर से, और जो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी चलने फिरने के दौरान
फोटो वोटो जो खींचेगा वो किसको भेजेगा, लैंडर को, लैंडर ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर आपके अर्थ पर भेजेगा। तो इस तरह से कुछ प्रज्ञान रोवर है। हाँ, इसका नाम ध्यान रखना, प्रज्ञान है। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर। इसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान का संबंध ज्ञान से है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम पर इसको नहीं रखा गया है, ज्ञान से संबंधित है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो ये हमने रोवर देख लिया, उसकी जानकारी, और हमको देखना है इसके क्या है कुछ पेलोड्स। तो प्रज्ञान रोवर के क्या पेलोड्स हैं, तो एक है APXS, है ना। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। इसका फुल फॉर्म क्या, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। क्या काम करेगा, तो चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल्स का अध्ययन करेगा, जो भी केमिकल कंपोजिशन है वहां पर क्या क्या पाया जा रहा है, और उसके साथ साथ उसमें चट्टाने वगैरह जो है ना, इसका क्या मतलब है, मिनरल्स का अध्ययन करना। मिनरल्स चट्टानों में ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मिनरल्स और उसके साथ साथ जो चट्टाने हैं उन सब का अध्ययन ये करने के लिए APXS को भेजा गया है। फिर है LIBS, एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगे। यह है लैंडिंग साइट के आसपास मिट्टी और चट्टानों की संरचना का अध्ययन करेगा। तो जहां पर लैंडर लैंड हुआ है वहां की जो मिट्टी है, और संरचना शब्द जहां आ जाए तो आप चट्टानों से जोड़ दिया करो उसको। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही जो आपके पेलोड्स इसमें लगे हैं, वो कुल मिलाकर क्या अध्ययन करेंगे, तो वहां पर जो आसपास आपके मिनरल्स पाए जा रहे हैं, चट्टाने पाई जा रही हैं, वहां की जो मिट्टी है, और उसके साथ साथ जो केमिकल, मतलब देखो चट्टानों में भी वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होती है वो चीजें, तो केमिकल कंपोजिशन देखा जाता है कि क्या इसमें पाया जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से कुछ दोनों ही इसके जो पेलोड्स हैं वो क्या करेंगे, आसपास की मिट्टी, चट्टाने और वहां के खनिजों का अध्ययन जो है तो ये करने वाले हैं। ठीक, रोवर के द्वारा हम ये काम कराएंगे, रोवर में लगे जो पेलोड्स हैं। ठीक, तो LIBS और APXS ये दो आपके पेलोड्स हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको बार बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा लेक्चर, कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा, डाउट्स आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट जानकारी, हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, वापस से आपको रिकॉल करा दूं तो हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं अभी। चंद्रयान 3 का एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि थोड़ा बहुत जो फैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं आपके। देन हम चंद्रयान 3 जो पूरा स्पेसक्राफ्ट है वो क्या क्या लेकर आया अपने साथ, मतलब एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है और एक लैंडर, एक रोवर है, ये तीनों मिलकर बनते स्पेसक्राफ्ट। तो ये क्या है, इसके हिस्से और इनमें कौन कौन से पेलोड्स लगे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, ये जानकारी हमने भी देखी है। थोड़ा सा जानकारी ये देख लीजिए कि भाई ये जो चंद्रयान 2 है उसका अपडेट है चंद्रयान 3। तो क्या फर्क है आपके चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में, अपने मेंस का जो क्वेश्चन आपने देखा है उसमें भी कुछ ऐसी बातें थी। तो ये फर्क देख लीजिए, आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक टर्म्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस कुछ शब्द याद कर लीजिएगा कि उसके लेग्स में फर्क है, उसके सॉफ्टवेयर में फर्क है, उसके सेंसर में फर्क है। इस तरह से आप बातें बता सकते हैं आसान भाषा में, बहुत कुछ कठिन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जानकारियां तो भयंकर है। ठीक, तो उसमें अथाह जानकारी में नहीं घुसना है, आपको ऊपर ऊपर रहना ताकि आपको लंबे समय तक चीजें याद भी रहें। तो लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए हैं, तो जो 4 लेग्स हैं इसके, जिसके दम पर इसको कूदना है, फांदना है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो वो मजबूत किए गए हैं कि टूट ना जाए, या कहीं टेढ़ी मेढ़ी भूमि हो वहां की तो क्या हो जाए, ये उलट पलट जाए, तो उसको मजबूत किया गया है। पहली बात याद रखिएगा, मतलब चंद्रयान 2 से अधिक मजबूत किया गया है चंद्रयान 3 के जो लेग्स हैं। राइट, एक बात हो गई। दूसरी बात, ज्यादा फ्यूल ले जाने की कैपेसिटी बनाई गई इसमें, तो जो लैंडिंग वाली सरफेस अगर सही नहीं है तो दूसरी जगह पर लैंड कर सके। पहले जो चंद्रयान 2 था उसमें 5 थ्रस्टर्स लगे थे, राइट, तो अभी 4 थ्रस्टर्स कर दिए गए। एक बीच में जो थ्रस्टर उसका लगा था उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो भार बढ़ा रहा था, राइट, तो हमको भार उसका कम करके हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाई हैं, और वो क्या है आपके, तो फ्यूल वगैरह की व्यवस्था उसमें ज्यादा कर दी है, ताकि जो हमारा पहले जो 500 गुणे 500 है ना, 500 मीटर जो हमारा जो चंद्रयान 2 था उसकी जो जगह डिसाइड की गई थी कि भाई ये किस इलाके पर उतरेगा, तो वो जगह जो थी वो 500 मीटर गुणे 500 मीटर ही थी। राइट, ये समझ लो कि ऐसा 500 मीटर इस तरफ चले जाओ और 500 मीटर इस तरफ चले जाओ, एक वर्गाकार चीज बनाई गई थी। राइट, कि इतने में ही लैंड करना है, वो स्पेस डिसाइड किया गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें फैलाव किया गया और क्या कर दिया गया कि जो आपका 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है ना, ये इतना बड़ा एरिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि एक तरफ आप चले जाओ 4 किलोमीटर तक और दूसरी तरफ चले जाओ 2.5 किलोमीटर तक, तो इतना बड़ा स्पेस है उसको लैंड होने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मान लो कुछ दिक्कत समझ में आ रही है, उसमें सॉफ्टवेयर था वो सारा विश्लेषण करेगा, भूमि पर उतरने के पहले
आपने देखा होगा यदि लाइव जो चल रहा था आपका इसरो का ये प्लान सब कुछ, तो कुछ देर तक रुका रहा आपका लैंडर भूमि पर उतरने से पहले, 1 मिनट पहले की बात रही है, आप देखे हो यदि, तो वो रुकने का क्या कारण था, उसका अध्ययन करना था। लेकिन कोई समस्या ही नहीं आई वहां पर, तो हमारा लैंडर जो है वो यहाँ वहां गया ही नहीं, जो डिसाइड प्लेस था वहीं पर जाकर लैंड हो गया है। तो यदि कुछ दिक्कत आती, यदि कुछ समस्या आती, तो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था, उसको रोक कर दूसरी जगह पर हम ले जाते, तो उसके लिए क्या ज्यादा फ्यूल लगेगा, तो हमने फ्यूल की ज्यादा व्यवस्था कर दी। तो ये इस तरह से अलग है। फिर इसमें नए सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स को अपग्रेड किया गया है, सोलर पैनल को और क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है और बेहतर किया गया है, ऐसा कह दीजिए, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और कम से कम स्पेस लें, ऐसा करके। देन सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट किया गया है कि उसके सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है, ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी दी गई है कि ओवरलोड वगैरह ना हो जाए बहुत सारे कैलकुलेशंस करते करते, तो वो सॉफ्टवेयर को मजबूत किया गया है। 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। इंजन मतलब वही जो थ्रस्टर्स में कह रहा था, तो 5 थ्रस्टर्स थे और अभी क्या कर दिया गया है, 4 थ्रस्टर्स कर दिए। चंद्रयान 2 में 5 थे और इसमें 4 थ्रस्टर थे। देन प्रोपल्सन मॉड्यूल इसमें रखा गया है, या कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का हमने यूज किया है। चंद्रयान 2 में हमारे साथ ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था, और यहां पर प्रोपल्सन मॉड्यूल और आपका लैंडर एंड रोवर है। तो ये कुछ फर्क है दोनों मिशन में, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। की पॉइंट्स बस याद रखेंगे आप तो आपका काम चल जाएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। ये बात थी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में फर्क की, क्या हमने अपग्रेड किया है उसमें। देन तीसरी बात हमारी इस मिशन की कि हम इसको 3 हिस्से में तोड़कर देख लेते हैं। मतलब ये एक सरल सी बात है कि यहां से जो हमारा मिशन चला और जो चंद्रमा पर पहुंचा और लैंड हुआ, तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। तो 3 हिस्से कर लेते हैं इसके, कहां क्या कैसी स्थिति थी, किस डेट को क्या स्थिति थी। 14 जुलाई को जो लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को जो पहुंचा, इतना सारा समय लगा 40 दिन का। तो वो 40 दिन में एक तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया उसने, फिर बीच में एक पाथ तय किया पृथ्वी से चंद्रमा तक का, और तीसरा हिस्सा जो है चंद्रमा की चारों ओर चक्कर लगाया कुछ समय तक उसने। तो उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कब कैसी स्थिति में हमारा चंद्रयान रहा, या कि पूरा एक प्रक्रिया देख लेते हैं कि कैसे वहां पर लैंड हुआ वो, राइट। तो आइए, ये बातें कुछ पढ़ने लिखने वाली आपके हैं, और आपको यहां पर जो देखना है वो इस ग्राफिक्स के द्वारा कोशिश करना है देखने की। तो ये LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। पहली बात है, श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट से क्या किया गया, चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया कुछ ही मिनट में, मतलब मात्र 16 मिनट है ना, एक पलायन वेग होता है। चलो आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, कमेंट में बताना, जिसका सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है ना, किसी भी वस्तु को, रॉकेट बस क्यों, कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, तो कितना किलोमीटर उसको वेग चाहिए होगा, राइट। इसको पलायन वेग कहते हैं। तो वो पलायन वेग कितना होगा, कमेंट करके बताइए जिसको भी इसकी जानकारी हो। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आई होप आपसे बन जाएगा। 16 मिनट बाद रॉकेट से चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा पर छोड़ दिया गया, मात्र 16 मिनट लगे, और क्या हुआ, आपका जो पृथ्वी की ऑर्बिट है वहां पर पहुंच गया आपका चंद्रयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 जुलाई से 31 जुलाई तक, जो लगभग 15 दिन का समय रहा, 17 दिन का, तो इस टाइम पर चंद्रयान जो है तो पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। कक्षा सामान्यतः अंडाकार नहीं होती है, सॉरी गोलाकार नहीं होती है, अंडाकार होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। किसी भी ग्रह के कोई चक्कर लगाएगा तो कैसी परिक्रमा लगाएगा, अंडाकार, एलिप्टिकल क्लास में लगाएगा, ठीक। तो ये 14 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, कौन, आपका चंद्रयान 3। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। 31 जुलाई के बाद की कहानी क्या है, तो स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, अपना दायरा जो है तो बढ़ाते जा रहे थे। आपको प्रक्रिया कुछ समझ में आई होगी। देखो एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा तरीका है हमने वो डिफरेंट यूज किया है। मंगलयान में भी यही तरीका यूज किया था, साथ में चंद्रयान में भी यही तरीका यूज किया है। इससे हमारा जो बजट है वो काफी कम जाता है, कि हम जो हॉलीवुड की मूवीज बन जाती हैं जितने बजट में, उससे भी कम बजट में हम अपना मंगलयान और अपनी चंद्रयान भेज देते हैं। तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज की, कितना, क्यों हमें इतना दिन लगा। लूना 25 जो था आपका, वो तो बहुत कम समय में पहुंच गया था आपका, वहां पर क्रैश हो गया, वो अलग बात है। तो क्या है ऐसा, तो उन लोगों के पास यूएसए है, हालांकि हमारे पास भी वो पावर है, लेकिन हम यूज नहीं करते, हम फ्यूल बचाते हैं और खर्च बताते हैं अपना। तो जो अमेरिका है, जो रसिया है, जिनके पास ये कैपेसिटी है, वो सीधे ही लूनर के ऑर्बिट में छोड़कर आ जाते हैं, है ना। मतलब रॉकेट यहां से लॉन्च हुआ पृथ्वी से, और लूनर के ऑर्बिट में, मतलब चंद्रमा के ऑर्बिट में छोड़कर आएगा उस जो भी ऑब्जेक्ट उसने भेजा होगा, जो भी सैटेलाइट उन्होंने भेजी होगी। पर हमने क्या यूज किया, हमने ये यूज किया कि भाई हम पृथ्वी की कक्षा तक छोड़कर आते हैं,
बाकी का काम जो ग्रेविटी है वो करेगी। तो हम इसको चारों ओर घुमा रहे हैं। तो हमने क्या किया, कुछ थ्रस्टर्स लगे होते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ये चारों ओर घूम रहा है। बीच बीच में हम इसके थ्रस्टर्स का यूज करके इसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, ऑर्बिट को फैला देते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना 153 गुणे 163, और फिर बढ़ती जाती है ऑर्बिट। तो वो 153 कम से कम दूरी पर, मतलब ये पृथ्वी है तो सबसे नजदीक यहां पर रहा होगा ये, और सबसे दूर यहां पर। तो इनके बीच की दूरी 163 और यहां पर 153। तो इसको हम क्या कहेंगे, 153 गुणे 163, राइट। ये जो गुणा भाग लिखा होगा उसमें परेशान मत हो जाना आप। तो ये आपकी अर्थ है, इस पे हम घुमा रहे हैं अपने जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है। अब आपने कभी घुमाया हो रस्सी में पत्थर बांध कर, घुमाया है, तो हम काफी तेजी से इसको अपने अर्थ के ऑर्बिट पर घुमाते रहते और अचानक जब हमें मतलब सीधी दिशा दिखती है कि इस गति से और इस दिशा में चलेगा तो चंद्रमा के ऑर्बिट में, चंद्रमा के पास ही पहुंच जाएगा। तो उस टाइम पर हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं अपने जो गुरुत्वीय क्षेत्र है आपके पृथ्वी का, राइट। तो उससे जब वो बाहर सीधे अंतरिक्ष में जाता है और चंद्रमा की सीध में जाता है, वो सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। चंद्रमा अपनी अलग कक्षा में होगा, अलग जगह पर होगा, यहां से किस गति से जाएगा कि जब तक वो चंद्रमा उस जगह पर पहुंचे और ये भी उस जगह पर पहुंचे और उसके ग्रेविटेशनल पुल में फंस जाए, राइट। तो ये कुछ गतिविधि करते हैं हम। यहां से हमने क्या किया, पृथ्वी को स्पेस क्राफ्ट को काफी घुमाया और ऐसे छोड़ दिया, तो वो जाकर कहां फंस गया, चंद्रमा की ग्रेविटी में आ गया, राइट। जब ये चंद्रमा की ग्रेविटी पर पहुंचा तो मैसेज दिया कि मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। तो ये कुछ प्रक्रिया है हमारे भेजने की। इसी तरह से हमने मूवी देखी होगी आपने, मंगल मिशन, पूड़ियां तलते तलते उनको याद आता है कि ऐसा हम कर सकते हैं। चलो, तो ये स्पेस क्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का धीरे धीरे दायरा बढ़ाया। दायरा बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, ये निकल जाएगा आपके मून की ओर। तो ये अगला हिस्सा है कि कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। मतलब पृथ्वी से छूट गया वो, हमने डोरी से उस पत्थर को छोड़ दिया और वो अब अंतरिक्ष में मुक्त रूप से घूम रहा है, मतलब सीधी गति में जा रहा है। वहां पर जितनी गति से वो छूटा होगा उतनी ही गति से वो जाएगा, है ना, जब तक उसको कोई ग्रेविटी खींच ना ले अपनी ओर। तो यहाँ पर 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जो है तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष है उसके बीच में ये ट्रेवल करता रहा हमारा स्पेस क्राफ्ट। देन बात करें अपन, 5 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। तो 5 अगस्त को जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था, जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर था, वो क्या पहुंच गए आपकी चंद्रमा की ग्रेविटी में फंस गए। ठीक, जब वो फंस गए तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, राइट। अब हम वही सेम प्रक्रिया जो हमने पृथ्वी में की है थ्रस्टर्स का यूज कर करके, वही प्रक्रिया हम कहां करेंगे, यहां पर यूज कर रहे हैं चंद्रमा पर। तो उसकी ऑर्बिट जो ज्यादा बड़ी रही है उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अब कम। पृथ्वी पर हमने क्या किया था, पृथ्वी पर हमने ऑर्बिट को बढ़ाया था, है ना, अपने स्पेस क्राफ्ट के ऑर्बिट को क्या किया था, बढ़ाया था, क्योंकि हमको उसको बाहर फेंकना था। और यहां पर हम क्या करेंगे, अब उसको हमको अंदर ले जाना है, तो हम इसकी ऑर्बिट को जो ज्यादा बड़ी थी उसको क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। तो 5 अगस्त को ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर पहुंचा। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 153 गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। तो जो ज्यादा बड़ी ऑर्बिट रही होगी उसको हमने कम करते करते कहां लिया दी, 153 गुणे 163 वाली में। यहीं से प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम हो जाएगा खत्म। अब यहां से लैंडर काम करना शुरू करेगा, राइट। तो हमने 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच ये किया, 4 बार ऑर्बिट को घटा दिया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो गया। अगली घटना है आपकी 18 से 20 अगस्त के बीच जो लैंडर था वो 25 गुणे 134 किलोमीटर की कक्षा में आ गया। इसका क्या तात्पर्य है ना, हम नजदीक ला रहे हैं। ये भाई चंद्रमा है आपका और ये हमारा स्पेसक्राफ्ट है। एक तरफ ये जब सबसे नजदीक रहता है चंद्रमा के तो वो कितना 25 किलोमीटर दूरी पर है, और जब सबसे दूर है तब 134 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब चीजें कक्षा जो चेंज कर रहे हैं अपन, तो ये क्या है 25 गुणे 134 किलोमीटर का, तो ये तात्पर्य है। कैसी कक्षा है, अंडाकार कक्षा है, राइट। तो ये कक्षा पर हमने लाया इसको, और इसी 25 किलोमीटर से या लगभग 25-30 किलोमीटर आप मानिए इसको, इसी 25-30 किलोमीटर से हम अपने जो लैंडर को लैंड करने वाले हैं कहां पर, चंद्रमा पर, है ना। इसी 30 किलोमीटर से लैंडर जो है चंद्रमा की सतह की ओर जो है तो जाना शुरू करेगा। अगली जो घटना है वो यही है कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई से हमारा जो लैंडर है वो चंद्र सतह पर लैंड होने के लिए जाता है और प्रॉपर तरीके से लैंड हो जाता है, और यही इस कहानी का अंत हो जाता है ना। और अब आगे की जानकारियां आपको देखनी है। तो इस तरह से कुछ
आपका लैंडर जो है वो लैंड हो गया है मून पर। 25 किलोमीटर से वो नीचे आता है सतह पर, और सॉफ्ट लैंडिंग इसको कहते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सही तरीके से हमारा जब लैंडर लैंड हो जाए, है ना, और मतलब किसी को फेंक दो ऐसे गिर जाए तो टूट जाएगा, तो उसको क्रैश लैंडिंग कहते हैं, ठीक, या हार्ड लैंडिंग कहते हैं। तो ये हमारा 6:02 पर जो मून था, जो हमारा लैंडर था, वो लैंड कर जाता है सतह पर, और ये पूरा घटनाक्रम था आपके पृथ्वी से मून तक लैंड करने का इस हमारे स्पेसक्राफ्ट का। स्पेसक्राफ्ट का मतलब तीनों ही चीजें हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसके अलावा लैंडर एंड रोवर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जीएस से संबंधित, जीएस कहिए इसको, है ना, उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। चंद्रयान 3 की जो जानकारियां थी वो समाप्त हो गई हैं। यही बातें थी कुछ। चंद्रयान 3 का एक इंट्रोडक्शन आपने देखा, जो फैक्ट्स हो सकते थे, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, कहां से लॉन्च किया, ये सारी बातें आपसे पूछ, कब, डेट जरूर याद रखना। एंड देन ये एक प्रक्रिया आपको अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जो अपडेट्स आए आप उसको पढ़ें तो समझ में आता रहे, है ना। बाकी ऐसा कोई आपको एग्जाम में लिखने में नहीं आएगा कहां से कहां कैसे गया वो, ठीक, ऐसी प्रोसेस है। आप साइंस फील्ड से हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ दूसरे मिशन की। ये चंद्रयान 3 था, इसके पहले चंद्रमा पर हमारे 2 मिशन और जा चुके हैं, एक चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। तो थोड़ा सा उनकी चर्चा करते हैं, फिर दूसरे पार्ट्स में आते हैं। तो ये है हमारे चंद्रमा पर भेजे गए भारतीय मिशन। चंद्रमा पर भेजे गए भारतीय मिशन केवल 3 ही है, एक चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में हम जान चुके हैं, अब जान लेते हैं चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के बारे में। बहुत कुछ फैक्ट्स नहीं है क्योंकि वो काफी पुराने हैं, बस आपको 10-50 शब्द में कह दे कोई बोलने को तो आप इतना बोल पाओ, इतना काम का है आपके। तो चंद्रयान 1 की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा पर मिशन है। पहली बात तो यह याद रखिएगा, भारत का प्रथम चंद्र मिशन है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डेट जरूर पूछी जाती है आपसे, प्रीलिम्स के जो भी फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है वो इसमें आ जाएगा। तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च का जो प्लेस है आपको मैंने बताया, ज्यादातर हमारे जो लॉन्च होते हैं वो वहीं से होते हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होते हैं, ठीक, पुलिकट लेक है वहां पर। तो 12 अक्टूबर 2008 को PSLV C11, ये जरूर है, आपको लॉन्च व्हीकल का नाम इसके लिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि चर्चा में भी है। तो PSLV जो C11 है, इससे हमारा इस प्रक्षेपण यान से जो है तो हमारे चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च हो गया आपका। इसका जो ऑर्बिटर था, ये मिशन कैसा था पहले तो यही जान लो, इसमें कोई लैंडर वेंडर नहीं था, है ना। जो लैंड करने वाली चीज थी, सतह पर हमारा जाने का उद्देश्य नहीं था, हमको चंद्रमा के ऑर्बिट पर जाने का उद्देश्य था, राइट। चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या था? हमको चंद्रमा की ऑर्बिट पर जाना है, क्योंकि शुरुआत तो धीरे ही होती है। हम पहले सोचे कि हम ऑर्बिट तक तो जाएं फिर लैंड करेंगे, तो हम ऑर्बिट तक जाने के लिए पहला मिशन लॉन्च करते हैं और हम सफलतापूर्वक उस ऑर्बिट तक पहुंच भी जाते हैं। और ऐसा करने वाले हम रूस, उसके बाद अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय संघ के बाद ऐसा करने वाले हम 6वें देश बनते हैं। तो स्पेस की फील्ड में बहुत पीछे नहीं है हम, हमारा इसरो बहुत काम का है, ठीक। तो 6वां देश है। 193 देश आप यूएन के हिसाब से मान लो, 206 देश, 200 देश मान लो, तो 6वें नंबर पर हमें जो मून के ऑर्बिट पर पहुंचे, राइट। तो उसके पहले कौन कौन पहुंच चुके थे? तो रूस है, अमेरिका है ना, ये लोग तो आदमियों को ही पहुंचा चुके थे अमेरिका ने, जापान है, चीन है और यूरोपीय संघ, ESA इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है। यूरोपीय संघ में कई सारे कंट्रीज आते हैं, ये ध्यान रखना। और कुछ कंट्रीज का अपना अपना अलग से भी है ना, फ्रांस है, आपका जर्मनी है, उसके अलावा आपका UK है, इन सबके अंतरिक्ष एजेंसी अपनी अलग है। तो ESA है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये लोग जो है 5 लोग ये जा चुके थे ऑर्बिट में। कुछ लोग तो पहले लैंड भी हो चुके थे, कुछ लोग तो ह्यूमंस को भी लैंड करा चुके थे, हम ऑर्बिट में जाने वाले थे, ठीक। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। ये कब आपका जो ये जो मिशन था, एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी, 29 अगस्त 2009 को, है ना। कुछ ये अक्टूबर में शुरू हुआ और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, इससे हमारा संपर्क टूट गया था, ठीक। जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिट कर रहा था हमारा, इसी ने हमको चंद्रमा पर जल की पहली बार जानकारी दी। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जल की उपलब्धता जानकारी देने वाला पहला देश कौन सा है? वो देश हमारा भारत है। और वो भारत देश ने किस बेस पर या कहां से उसको जानकारी मिली? तो चंद्रयान 1 ही था जिसने ये बताया था कि वहां पर पानी है, बर्फ के छत्रकों के रूप में, राइट। तो ये चंद्रयान 1 ही था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को क्या है, हमारा इससे कनेक्शन टूट गया था और ये मतलब मिशन समाप्त मान लिया गया। फेल क्यों माने? समाप्त मान लिया गया। और बाद में नासा ने वापस से इसको ढूंढ भी लिया था, ठीक। कनेक्शन मतलब स्टैब्लिश कर लिया था। चलिए, तो ये चंद्रयान 1 की बात थी। कब लॉन्च हुआ, कहां से लॉन्च हुआ, किस व्हीकल से लॉन्च हुआ और क्या कुछ फैक्ट्स है, ये बात आपने देख ली। चंद्रयान 2 की यदि बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। तो एक 22 अक्टूबर था और एक 22 जुलाई है।
और एक 14 जुलाई है। तीनों की डेट आप साथ में कंपेयर करके याद करना। तो 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भी लॉन्च किया गया। वही स्थान एक ही है। लॉन्च व्हीकल चेंज हो जाएगा। GSLV Mark 3 से लॉन्च किया हमने, वो PSLV C11 से था और ये GSLV Mark 3 से इसको हमने लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक हमने लॉन्च कर दिया था और ये भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन था, है ना, ये ध्यान रखना। चंद्रयान 1 पहला मिशन था। अब इसमें प्लान वही चेंज हो गया कि हम ऑर्बिट तक तो पहुंच गए थे चंद्रयान 1 के द्वारा। अब हमको कहां पहुंचना था? हमको पहुंचना था आपके मतलब सतह पर पहुंचना था। तो हमारा जो अभी चंद्रयान 3 पूरा पढ़ाया है वही पूरे कॉन्सेप्ट थे कि हमको लैंड करना था। उसमें एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, उसमें एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। सेम यही चीजें चंद्रयान 3 में भी हमने की। तो वो हमने भेज दिया मिशन। सेम यही प्रक्रिया हमने अपनाई जो भेजने की प्रक्रिया थी, जो आपने पीछे देखी है चंद्रयान 2 में भी। लेकिन एक गड़बड़ी ये रही, जो लैंडर था 2 मिनट पहले, लैंड होने के 2 मिनट का जो समय रहता है एग्जैक्ट बता देते अपन कैलकुलेशन करके कब लैंड होगा, तो 2 मिनट पहले उससे संपर्क टूट गया और वो क्रैश लैंड कर गया आपके चंद्रमा की सतह पर। मैं जब पहले ही बिल्कुल पहले मेरे शब्द कुछ रहे हैं जो आपने देखा होगा, आंशिक सफल में बोल रहा था, है ना। तो वो कोई असफल मिशन नहीं है जिसको फेल्ड मिशन कह रहे हैं। पाकिस्तान वाले मूर्ख लोग मजाक उड़ाते रहते हैं जिनके झंडे में चांद है और वो चांद तक कभी पहुंच नहीं पाए हैं। झंडे पर तो चांद है लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करा किसी की। चलो, तो वो हंस रहे थे, उनके कुछ मिनिस्टर थे वो हंस रहे थे, अभी उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। तो जो हमारा लैंडर था वो क्रैश लैंड कर गया। उसके बाद इसीलिए हम इसको जो चंद्रयान 3 है अनुवर्ती मिशन कह रहे हैं कि उसी को हमको क्या करना है, पूरा करना है। तो ऑर्बिटर हमने भेज दिया था, ऑर्बिट हमारा कर रहा था वो, तो एक प्रकार से उसको सफल आप मान सकते हैं। बस लैंडर नहीं लैंड कर पाया, कोई बात नहीं, इस बार हमने कर दिया, खत्म। तो आपका ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इसके साथ जाना थे, है ना। लैंडर और रोवर नहीं पहुंच पाए, ऑर्बिटर पहुंच गया था। इससे संपर्क हमारे अभी का जो लैंडर है उससे हो चुका है। और कुछ बातें करें तो हो गया, क्रॉस लैंडिंग हो गई, इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। यही बातें थी कुछ चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 3 की बात आप जान चुके। तो जो भारतीय मिशन थे वो 3 थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पहले बता दिया मैंने, चंद्रयान 1 जान लिया आपने, चंद्रयान 2 आपने जान लिया। तो जो भारत के मिशन थे वो आपने जान लिए। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय मिशनों की, थोड़ा सा तथ्यात्मक बातें हैं। हमें आज बहुत कुछ क्या है, बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएंगे, सब पर बात करेंगे क्योंकि इतने बड़े मुद्दे हैं वो कि उन पर सेपरेट बात करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मिशन के नाम तो आप कम से कम देख लीजिए, जो चर्चा में रहेंगे या चर्चा में है, थोड़ा सा उन पर बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहला देश था जो आपका मून पर मिशन लॉन्च करने वाला था, वो है आपका सोवियत रसिया, है ना। तो प्रथम चंद्रमा अभियान, चंद्रमा पर मिशन जो लॉन्च किया वो किसने किया? 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने। सोवियत संघ कौन? USSR जिसे आप कहते हैं, ठीक, इसने लॉन्च किया। मानव ने, मतलब मिशन चला गया वहां पर, ठीक। मानव कब लॉन्च हुआ? तो मानव का पहला जो आपका कदम था चंद्रमा पर वो 20 जुलाई 1969 को पड़ा। 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, इसी कारण से कि 20 जुलाई 1969 को जो है तो आपके अमेरिका ने, अमेरिका की एक एजेंसी है नासा ने क्या कर दिया है, आपके मानव को भेज दिया 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर, ठीक। अपोलो 11 उस मिशन का नाम था। उसके पहले बहुत सारे प्रयास किए गए थे, अपोलो 8, अपोलो 10, पर यह अपोलो 11 मिशन मैन वाला मिशन था, ह्यूमन वाला मिशन था, ठीक। ये अपोलो 11 में कौन से व्यक्ति थे आपसे पूछा था। पहले व्यक्ति जो चांद पर कदम रखते हैं उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, है ना, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति एडविन बज एल्ड्रिन, है ना। तो पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे, बाद में एडविन बज एल्ड्रिन उतरे, और जो तीसरे व्यक्ति थे माइकल कॉलिंस, ये नहीं उतरे, ये आपका जो ऑर्बिटर था उसमें ही बैठे रहे। क्योंकि जो सामान्यतः मिशन, ह्यूमन वाले मिशन जाते हैं उसमें 3 व्यक्ति होते हैं, 2 लोग आपके जो लैंड करता है लैंडर, आप एक प्रकार से कह दीजिए, उसमें रहते हैं और वो चंद्रमा की सतह पर भी उतरते हैं, और एक व्यक्ति ऊपर ऑर्बिट में रहता है, तभी तो वो कनेक्ट कर पाएंगे ना वापस से, जब लैंड होकर जाएंगे तो, है ना, वापस। तो इस कारण से ये माइकल कॉलिंस नहीं उतरे थे, गए वास्तव में 3 लोग थे। मिशन जो थे वो लगभग 7 मिशन थे आपके अपोलो वाले, है ना, जो ह्यूमन वाले मिशन थे। उसमें से अपोलो 13 जो था वो फेल हो गया था। ह्यूमंस गए, ऑर्बिट किया आपके चंद्रमा को, लेकिन वापस बुला लिया गया, कुछ दिक्कत आ गई थी ऑक्सीजन टैंक में, है ना, विस्फोट हो गया था। और बाकी के जो 6 थे, अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, 15, 16, 17, 17 तक जो मिशन थे ये आपके गए वहां और सफलतापूर्वक वो लैंड हुए। और इनमें से 3-3 लोग सब में जाते थे, लेकिन 12 लोग, जो 2 लोग नीचे जाया करते थे सतह पर, वो 12 लोग उतरे। तो कुल आज तक चंद्रमा पर 12 लोग जो है तो जा चुके हैं, उनके कदम है, ऐसा आप कह दीजिए।
चलिए इन पर चर्चा फिर कभी, अपोलो 11 अलग से एक पूरा मुद्दा है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, शांति का सागर जिसे हम कहते हैं, मतलब धूल शांत रहती है वहां पर, धूल के बादल है, वहां पर ये अपोलो 11 मिशन उतरा था। इसकी थोड़ा सा जानकारी आपके काम की है, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बताया। चांग ई मिशन चीन ने लॉन्च किया था कुछ समय पहले, है ना, ज्वालामुखी के वो सब प्राप्त कर चुका है, मतलब लैंडर था इसका। ज्वालामुखी जो आपके वहां आते हैं चंद्रमा पर, उसके कुछ वो अवशेष लाया था अपने साथ, ठीक। चांग ई 5 मिशन चीन का है। लूना 25 आपने अभी अभी सुना होगा, लूना 25 जो रूस का मिशन था रोसकॉस्मोस का, वो फेल हो गया है ना, क्रैश लैंडिंग हो गई उसकी। और आर्टेमिस मिशन या आर्टेमिस मिशन जो है, तो भविष्य में नासा जो है ये एक ह्यूमन भेजने वाला वापस मिशन स्टार्ट किया है इसने, है ना। डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में ये शुरू हुआ था, मतलब इस पर चर्चा शुरू हुई थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला डायलॉग जो है, तो उसके कारण आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 ये 3 मिशन होंगे। एक ऑर्बिटर होगा जो ऑर्बिट करके आएगा, सारी जानकारी लेगा। दूसरे में ह्यूमंस को भेजा जाएगा लेकिन वो लैंड नहीं होंगे। और तीसरे में 3 लोगों को भेजा जाएगा जिसमें से 2 लोग, वापस उसी तरह की प्रक्रिया है, 2 लोग उसमें क्या है लैंड करेंगे, और इसमें से एक महिला होगी जो कि अश्वेत होगी, यह ध्यान रखना, ठीक। तो पहली महिला को मून पर भेजने वाला आपका यूएस जो है वो पहला कंट्री बनने वाला है। तो आर्टेमिस मिशन बस 2024-2025 तक के अंदर आपको सुनाई देने लगेगा। तो ये बात कुछ थी अंतरराष्ट्रीय मिशंस की प्यारे बच्चों। अब बढ़ते अपन आगे। अब क्या है, ये स्पेस मिशन यूएसए के हैं। चंद्रमा का संपूर्ण विवरण, तो अब देख लीजिए, ये करंट के जो मुद्दे थे वो समाप्त हो गए हैं। अब जो आपके जीएस के लिए काम के फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखना है। तो चंद्रमा के बारे में क्या जानकारियां आपको याद रखनी चाहिए, उस पर ये आपका थोड़ा सा स्लाइड है। चंद्रमा उपग्रह की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, किसी भी आपको आकाशीय पिंड को जानना है तो इन पॉइंट्स के द्वारा आप जाने, किसी भी ग्रह को, उपग्रह को जानना हो तो कि उसकी घूर्णन अवधि क्या है। घूर्णन अवधि का मतलब खुद में घूमना, है ना, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष को केंद्र मानकर खुद में स्वयं में घूमना, जैसे लट्टू घूमता है, वो घूर्णन अवधि होती है ना। अवधि का मतलब समय। देन परिक्रमण अवधि, परिक्रमण अवधि का मतलब आप जो किसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो किसी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितनी अवधि लगती है वो समय है, ठीक। तो ये घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि आपको पता होनी चाहिए। इसको हम परिभ्रमण अवधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल, राइट। एक परिभ्रमण है और एक परिक्रमण है। तो चंद्रमा की सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य अर्थ में देखें तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, 14 दिन रात 14 दिन होता है। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि लगभग ये 28 दिन है ना। 28 दिन में चंद्रमा क्या कर लेता है? पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11 सेकंड जो है तो घूर्णन अवधि है आपके चंद्रमा की। पृथ्वी के अपने में, वो स्वयं में 27 दिन में क्या है, चक्कर लगा लेता है। परिक्रमा की भी अवधि सेम है ना। तो इतने ही दिन में, जब तक वो अपना एक राउंड पूरा कर पाता है, इतने ही दिन में वो पृथ्वी के भी एक राउंड पूरा कर देता है, राइट। तो सेम टाइम है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, यह याद रखिएगा। इसके व्यास की बात करें कितना बड़ा है यह, तो 3475 किलोमीटर यहां याद रखना, किलोमीटर ये आपका क्या है, इसका व्यास है। तो इसका दुगना करके आप इसका क्या निकाल सकते हैं, ये व्यास ही है ना, त्रिज्या नहीं है, व्यास है। तो व्यास मतलब ये यहां से इसके केंद्र से होकर यदि रेखा को जाने तो कितना किलोमीटर है, ये इसका व्यास हो जाता है। जैसे पृथ्वी का कितना व्यास है, पृथ्वी से आप तुलना करो तो 12,714 किलोमीटर, ये पृथ्वी का व्यास है, ठीक। शुक्र का 12,104 किलोमीटर। तो ऐसे ही चंद्रमा का ये व्यास है 3,475 किलोमीटर। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है ये, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ज्ञानीमेड है। पृथ्वी से दूरी की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी की औसत दूरी है इसकी, है ना। औसत दूरी की बात कर रहे हैं अभी। तो समझिए आप, ये एक मजेदार बात ये है कि 3,84,000 किलोमीटर है हमसे मात्र चंद्रमा दूर। लेकिन हमने जो प्रक्रिया अपनाई है ना, उसके लिए हमने हमारे जो स्पेस क्राफ्ट था, हमारा लैंडर या प्रोपल्सन मॉड्यूल था, उसने 55 लाख किलोमीटर दूरी तय की है। तो आप सोचिए, हमारा फ्यूल नहीं लगा उसमें, है ना। हमने गुरुत्वाकर्षण बल का यूज किया है ये सब प्रक्रिया के लिए। तो फ्यूल नहीं लगा, समय लगा है, चक्कर ज्यादा लगे हैं, कोई बात नहीं, हमारा पैसा बचा है, ठीक। तो औसत दूरी जो है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है। इसको आप उपभू कहते हैं, है ना। देखो यही दूरी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो क्या अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो एक बार सबसे नजदीक होगा और एक बार सबसे दूर होगा। तो जब ये 3,63,300 किलोमीटर है तो इसको हम उपभू कहते हैं, ये सबसे नजदीक की स्थिति है। एंड देन आपका सबसे दूर जब रहता है
तब ये 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा, 4,55,100 है ना, इतनी दूरी पर रहता है। तो जब सबसे नजदीक रहता है तो सुपर मून की घटना घटित होती है। आपको याद होगा पूर्णिमा के दिन सुपर मून दिखाई देता है, जब सबसे बड़ा चांद दिखाई देता है हमको, ठीक, और सबसे चमकीला भी। तो इसको कहते हैं उपभू। जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और जब सबसे दूर रहता है तो इसको कहते हैं अपन अपभू, अपभू, है ना, पेरिजी अपोजी, ऐसा अंग्रेजी में भी याद रख लेना, पेरिजी उपभू, अपोजी अपभू। उपनाम की बात करें तो इसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं, इसके अलावा पृथ्वी पुत्र कहते हैं और रात की रानी कहते हैं, ठीक। मिशन की बात करें यहां पर तो अपोलो मिशन है जो कि मानव के मिशन थे, आर्टेमिस मिशन जो कि भेजने वाला है नासा, और चंद्रयान मिशन जो कि भेज चुका है हमारा भारत। गैसेस की बात करें यहां पर तो ये वायुमंडल रहित है, पीछे मैं चर्चा कर चुका हूं, इसके पास वायुमंडल नहीं है। देन कुछ विशेष तथ्यों की बात करें जो और आपसे पूछे जा सकते हैं, देखो इसी तरह से पढ़ा जा सकता है। किसी भी ग्रह की भी बात करें, आपने यहाँ पृथ्वी रखकर देख लो तो उसकी घूर्णन अवधि, परिक्रमण अवधि, कितना व्यास है, दूरी कितनी है सूर्य से, यहाँ पृथ्वी की जगह सूर्य से दूरी कर लेना। यहाँ पर उसके उपनाम पृथ्वी के भी, नीला ग्रह, पीला ग्रह, कितने सारे नाम है। मिशन कौन कौन से, पृथ्वी पर कोई मिशन नहीं जाएगा, यदि दूसरे ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, मंगल है, तो इन पर मिशन भेजे जाते हैं। तो मिशन की भी जानकारी आप दीजिए कि क्या भेजे गए हैं। उसके अलावा गैसेस, कौन कौन सी गैस है, जैसे शुक्र में सल्फर डाइऑक्साइड और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस पाई जाती हैं, तो किसी भी ग्रह में गैसेस कुछ खास तरह की पाई जाती है, तो वो बता दीजिए। और कुछ विशेष तथ्य जो इनमें ना जमे तो अलग से आप बता सकते हैं। तो ये एक पढ़ने का तरीका है किसी भी आकाशीय पिंड को, राइट। तो चंद्रमा की एक विशेष बात यह है कि चंद्रमा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मतलब एक भूगोल की एक शाखा, खगोलिकी की एक शाखा सेलेनोलॉजी है, मतलब चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। आप ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये कुछ चंद्रमा की बातें थी, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, कुछ और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं एक नजर में। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, शांति सागर, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। यहीं पर आपको क्या उतरा था, अपोलो 11 मिशन। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है। अपोलो 11 मिशन यहीं उतरा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत, क्या पर्वत का नाम है, लिबनिट्ज पर्वत, 10,668 मीटर ऊंचा है। इतना ऊंचा पर्वत है चंद्रमा पर, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। तो सोचिए भारत में जो एवरेस्ट है 8848 मीटर ऊंचा है, उससे भी काफी ऊंचा 10,668 मीटर ऊंचा एक पर्वत वहां पर स्थित है। एवरेस्ट से भी ऊंचाई ज्यादा है उसकी। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देखा जा सकता है, बाकी शेष भाग नहीं देखा जा सकता। कारण यह है कि कहीं ना कहीं वो चंद्रमा ऐसे खुद में भी घूम रहा है और पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है, तो वो कभी उसका जो शेष भाग बच रहा है आपका लगभग 47%, वो भाग कभी आपके 43%, वो भाग कभी सामने ही नहीं आ पाता पृथ्वी की, तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। 57% भाग ही पृथ्वी से हम देख पाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से प्रत्येक वर्ष 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। पृथ्वी की आयु वगैरह में भी सिद्धांत काम करता है कि भाई चंद्रमा की दूरी जो बढ़ रही है उससे हम अंदाजा लगाते हैं पृथ्वी कब बनी होगी। मतलब हम मानते हैं ऐसा कि ये दोनों साथ में बने हैं, राइट, तो साथ में एक ही एज है इनकी, तो ये कितना गति से दूर जा रहा है तो इतना पुराना हमारा पृथ्वी होगा, राइट। तो ये धीरे धीरे क्या है, हमसे दूर जा रहा है, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक कि कभी ये पृथ्वी के बहुत नजदीक रहा होगा। चंद्रमा पर पानी की खोज भारत ने की, ये बात मैं पीछे बता चुका हूं, चंद्रयान 1 ने की। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं, ये याद रख लेना। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, क्रेटर मतलब आप समझते हो ना गड्ढा, क्रेटर क्लेवियस नाम का है, मतलब वैज्ञानिक नाम रख देते हैं अपनी समझ के लिए, तो क्लेवियस नाम है उसका, ये याद रखना। 20 जुलाई 2022 से 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो 2022 से शुरुआत हुई है पिछले वर्ष से अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने की, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। 20 जुलाई, 20 जुलाई क्यों चुना गया है, क्योंकि इस दिन 20 जुलाई 1969 को आपका जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो उतरे थे आपके चंद्रमा पर। तो ये चंद्रमा की एक सामान्य जानकारी थी। अब बात करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति की। तो चंद्रमा की उत्पत्ति में एक बिल्कुल सरल सा एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने न देखा हो वो देख लेना जाकर, भाई अलग से सर्च कर लेना चैनल पर जाकर। और चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत जो सबसे कॉमन है, भीमकाय टक्कर परिकल्पना है, राइट। कौन सी परिकल्पना है, भीमकाय टक्कर परिकल्पना। इसकी बस बात कर लेते हैं अपन। तो क्या हुआ था, बहुत समय पहले, कुछ अरब साल पहले क्या हुआ था, एक मंगल जितना बड़ा ग्रह था जिसका नाम था थिया। क्या नाम था, मंगल जितना बड़ा ग्रह, उसका नाम हमने रखा अपने समझ के लिए थिया। वो थिया जो ग्रह है कहीं अंतरिक्ष घूम रहा था। कहां पर घूम रहा था भाई, ब्रह्मांड में घूम रहा था। ब्रह्मांड में शुरुआत में क्या था, सब इधर उधर पदार्थ जो थे वो बिखरे पड़े थे और सब इधर उधर चक्कर काट रहे थे, कहीं कोई किसी में घुस जाता था, कहीं कोई। तो इसी तरह से आप मानकर चलिए कि उस टाइम पर भी ऐसा रहा और
पृथ्वी हमारी बन चुकी थी, है ना, या शुरुआती अवस्था थी, तरल अवस्था थी उस टाइम पर, और उससे एक मंगल जितना जो ग्रह है वो बन चुका था कहीं पर, और वो आकर आपका टकरा गया। उस पिंड के टकराने से कुछ पृथ्वी का पदार्थ बाहर उड़ा और उस पिंड का पदार्थ तो बाहर गया ही, है ना, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक। जो प्रशांत महासागर वाला इलाका है ना, वहीं से पदार्थ जो है तो निकल गया था चंद्रमा के लिए, ठीक है, गहरा इसीलिए है और बड़ा भी। तो जो प्रशांत महासागर है वहां से वो पदार्थ निकला बाहर, और आपका धीरे धीरे वो तरल अवस्था में थी पृथ्वी, है ना, जैसे लावा आप देखते होंगे, तो उसी तरह से वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल रूप धारण कर लिया। और जो आज चंद्रमा है ये दोनों ही ग्रहों की विशेषता रखता है। तो जो अपोलो 11 मिशन और बहुत सारे जो मिशन 6 दूनी 12 लोग जो उतरे वहां पर, वो अपने साथ मिट्टी भी लाते, चट्टाने भी लाते थे। तो वो जो लाए उनका अध्ययन किया गया तो पता चला कहीं कहीं पर क्या मिलता है, पृथ्वी से काफी समानताएं मिलती हैं और कहीं पर समानताएं नहीं मिलती हैं। तो यदि जो नहीं समानताएं नहीं मिल रही हैं तो लोग कहेंगे कि भाई पृथ्वी से यदि ये बना है तो क्यों नहीं मिल रही है समानता, एक ये डाउट पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कुछ ये जो थ्योरी है कि भाई कुछ दूसरे ग्रह का है मलबा और कुछ पृथ्वी का है, तो समानताएं पृथ्वी से इसलिए मिल रही हैं क्योंकि पृथ्वी से बना है, और असमानताएं इसलिए है क्योंकि दूसरा पिंड इससे आकर टकराया था। ठीक, तो ये सिद्धांत काफी फिट बैठता है हमारी थ्योरीज को लेकर, तो इसलिए हमने इसको स्वीकार किया है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसी को मान्यता देते हैं। भीमकाय टक्कर परिकल्पना इस चित्र में आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगली बात क्या है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। बस चंद्र ग्रहण की जानकारी देकर समाप्त करते हैं अपने इस सेशन को। थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिए, और एक खास बात जाते जाते थोड़ा सा यदि पसंद आए ना चीजें तो थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट कैसा होता है भाई, लाइक करना है, और क्या फोकट की चीज है ना, फ्री में है, लाइक कर दीजिए, जो डाउट्स हो वो कमेंट कर दीजिए ताकि आपके लिए और कुछ बेहतर किया जा सके, है ना, क्योंकि ये मुफ्त में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप क्या है यदि ऐसी जानकारियां पसंद आए तो थोड़ा सा और करिए, तो हम और मेहनत करें आपके लिए। चंद्र ग्रहण की जानकारी देख लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक है सूर्य, एक है पृथ्वी और एक है चंद्रमा, तीन चीजें हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के। तो क्या होता है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, और ये आपका चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो क्या होता है, पृथ्वी घूम रही है ना, ये जो स्थिति अभी मैंने बना ही दी है, वास्तव में यही स्थिति है चंद्र ग्रहण की। कौन सी स्थिति है, यही स्थिति चंद्र ग्रहण की है। ये देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है और चंद्रमा जो है पीछे रह गया है पृथ्वी के। तो जब पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, मतलब ढक जाता है, भाई चंद्रमा चमक ही क्यों रहा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से तो चमक रहा है, उसका स्वयं का प्रकाश तो है नहीं, तो ये चमकना बंद कर देता है, हमको दिखाई देना बंद कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। तो जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, चंद्र ग्रहण कह देते हैं। अब आप कहेंगे कि जब 28 दिन में घूम लेता है चारों ओर तो हर महीने होना चाहिए भाई चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण आपका हर महीने नहीं होता है, पूर्णिमा के दिन ही होता है। पहली एक बात नोट करना, पूर्णिमा के दिन होता है। देखो पूर्णिमा क्या है, पहली बात ये याद रखना कि चंद्र ग्रहण में दो पक्ष होते हैं। 14 दिन तक प्रकाश में, चंद्रमा क्या है 14 दिन तक प्रकाश में होता है, और चंद्रमा 14 दिन तक क्या छोटा होता रहता है ना। तो क्या स्थिति है वो, यहां पर आपकी जो इसकी कक्षा है, पहली बात तो यह याद रखो कि ये 5 डिग्री टिल्ड है, क्या है, झुकी हुई है। आप ऐसा समझो कि ये पृथ्वी है, ये सूरज है, और ये चंद्रमा को ऐसे ही चक्कर लगाना चाहिए जैसे फ्लैट सरफेस होती है कोई, लेकिन चंद्रमा की जो कक्षा है वो क्या है, ऐसी टिल्ड है। तो कभी चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर से निकल जाता है, कभी चंद्रमा पृथ्वी के नीचे से निकल जाता है। तो पहला प्रश्न जो हमारा बना था कि भाई हर महीने क्यों चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, तो ये उसका उत्तर है कि हर महीने क्योंकि चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से और कभी नीचे से निकल जाता है, सामने नहीं आता। जब कभी फंस गया बीच में सामने तो फिर क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। दूसरी चीज कि भाई ये आपका पूर्णिमा को ही क्यों पड़ता है, तो पूर्णिमा को इसलिए पड़ता है क्योंकि अंधेरा रहेगा, चंद्रमा हमको पहले से ही नहीं दिख रहा, तो काहे का चंद्र ग्रहण। तो जब हमको चंद्रमा दिख रहा है और फिर वो जब पृथ्वी की छाया से ढकेगा तब तो चंद्र ग्रहण बनेगा, राइट। तो ये बातें हैं कुछ, आइए अब देख लेते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे क्रम में हो, एक सीधी लाइन में हो, लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो, इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को ही चंद्र ग्रहण होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या कभी नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है और तभी चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब ये उपछाया क्या है, प्रच्छाया क्या है, आइए एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
ये समझो थोड़ा सा स्थिति है ना। ये पृथ्वी की कक्षा है, ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये सूर्य आपको दिख रहा होगा, पीला पीला चमक रहा है ना, येलो डॉर्फ कहलाता है हमारा सूर्य। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पीछे आपका चंद्रमा कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। ये जो ज्यादा डार्क वाला भाग है, देखो छाया कभी बनती होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ एक नॉर्मल सा चीज रहती है और एक गहरी छाया रहती है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जो गहरी छाया बनती है पृथ्वी की, उसको प्रच्छाया कहते हैं, और एक जो नॉर्मल लाइट छाया बन रही है, एक्चुअली ये किसके कारण होता है, ये होता है आपके वायुमंडल के कारण, है ना। हमारा पृथ्वी है एक तो गहरा पूरा पत्थर वाला हिस्सा आप समझ लीजिए, तो उसकी छाया जो बनेगी वो गहरी बनेगी, और उसके ऊपर भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो वायुमंडल वगैरह है वो भी छाया बनाता है, राइट। ये वायुमंडल खतरनाक है हमारा, इतनी सारी गैस है, धूल कण ये सब हो ना, उसकी भी छाया बनती है। तो उसकी जो छाया बनती है उसको हम क्या कह देते हैं, उपछाया, और जो आपकी गहरी छाया बनती है पृथ्वी के चट्टानी भाग की, उसको हम कह देते हैं प्रक्षाया, राइट। तो ये है थोड़ा सा आपकी उपछाया और प्रच्छाया। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको प्रकार पता चलेंगे। तो चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो जब प्रच्छाया वाले भाग में चंद्रमा फंस जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब ये आपका चंद्रमा आधा भाग दिखे, है ना, और आधा भाग न दिखे, ठीक, आधा हिस्सा दिख रहा है, आधा हिस्सा नहीं दिख रहा। आंशिक चंद्र ग्रहण में सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी की पूरी तरह से छाया नहीं आ पाती, मतलब है छाया वो प्रच्छाया वाली ही, गहरी छाया ही, लेकिन वो पूरी तरह से चंद्रमा पर नहीं पड़ रही, क्योंकि चंद्रमा की जो कक्षा है वो टिल्ड है, राइट। तो उसको हम क्या कह देते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, आधा हिस्सा ढककर निकल गया। देन एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण मतलब जो उपछाया है, जो चंद्र पृथ्वी की वायुमंडल वाले जो क्षेत्र की छाया है, जो लाइट है, थोड़ा सा बहुत डार्क नहीं है, उस क्षेत्र से जब निकल जाए आपका, तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो एक पूर्ण चंद्र ग्रहण जब पूरी तरह से ढक जाए, एक आंशिक चंद्र ग्रहण जब थोड़ा सा हिस्सा ढककर निकल जाए, और एक उपछाया चंद्र ग्रहण जिसमें उपछाया क्षेत्र वाले क्षेत्र से चंद्रमा निकल जाए आपका, राइट, प्रच्छाया क्षेत्र से नहीं होगा वो, ठीक। तो ये इस तरह से 3 प्रकार के आपके चंद्र ग्रहण थे। आप इसको और इस तरह से समझ सकते हैं उपछाया को अम्बरा कहते हैं, प्रच्छाया को अम्बरा कहते हैं, और उपछाया को पेनम्बरा कहते हैं। वो सूर्य है, ये पृथ्वी है, इस जगह पर यदि चंद्रमा है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये पूरा चंद्रमा जब आ जाएगा, कहो आधा हिस्सा चंद्रमा का है, इस छाया से आधा हिस्सा निकले तो वो आंशिक चंद्र ग्रहण, और यदि यहां से न निकले, इस अम्बरा वाले भाग से न निकले, प्रच्छाया वाले भाग से न निकले, उपछाया वाले क्षेत्र से निकल जाए, तो फिर वो उपछाया चंद्र ग्रहण कहलाता है। आप तो 2 याद रख लेना, पूर्ण और आंशिक, कोई परेशानी नहीं, अम्बरा की छोड़ो, है ना। तो ये कुछ घटनाएं थी भाई चंद्रमा को लेकर, आपने आज जाना। अभी बहुत कुछ शेष है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है ना। तो अभी जैसे जैसे मिशन आते रहेंगे, मैं आप तक ये जानकारियां लाता रहूंगा। अभी रोवर बहुत सारी जानकारियां देगा, वो अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। तो ये जानकारियां आप काफी काम आपके आने वाली होंगी, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बातें अभी बहुत सारी हैं चंद्रमा को लेकर ही, आपके ऐसे 2 सेशन बन सकते हैं, लेकिन फिर वो कभी हम करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा यह जानकारी देख लीजिए क्या पढ़ा है हमने। तो चंद्रमा पर भारत के मिशन पढ़ लिए, जो अपडेट है पूरी, उसके साथ चंद्रयान 3 के साथ, देन अंतरराष्ट्रीय मिशनों की जानकारी प्राप्त की, देन चंद्रमा का एक विवरण देखा है, देन अपन ने चंद्र ग्रहण की बात की है ना, साथ में चंद्रमा की उत्पत्ति देखा है। तो ये कुछ 2 4 6 8 टॉपिक्स थे जो हमने मतलब मुद्दे थे चंद्रमा को लेकर, वो कंप्लीट कर लिए हैं। बातें बहुत हैं, करेंगे फिर कभी। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।